यह उस जमाने की बात है जब एक बेहद अमीर और ताकतवर आदमी सुल्तान अब्दुल अजीज आन हुआ करता था। उसकी दौलत और रुतबे की वजह से लोग उसकी बातों पर यकीन करते थे और उसकी इज्जत करते थे। मगर इस आदमी में एक बहुत बड़ी बुराई थी। वह व्यभिचार और जिना का आदी था। जहां कहीं भी उसे किसी हसीन लड़की की खबर मिलती, वह फौरन वहां पहुंच जाता। अपने पैसे के बल पर वह उन औरतों और लड़कियों को खरीदने की कोशिश करता। अगर कोई उसकी ख्वाहिश पूरी करने से इनकार कर देता, तो वह जबरदस्ती अपनी हवस पूरी करता। उसकी ख्वाहिशों की कोई हद नहीं थी। न जाने कितनी मासूम औरतों की इज्जत लूटी थी उसने। लेकिन वह भूल गया था कि हर अमल का जवाब जरूर मिलता है। फिर एक दिन उसे बद्दुआ मिली। तेरी अपनी बेटी एक दिन वेश्या बनेगी और तू उसी के साथ जिना करेगा। ये बद्दुआ उसकी किस्मत में लिख दी गई थी। मगर अपनी ताकत और दौलत के घमंड में चूर होकर वह इसे मजाक समझता रहा। यह आदमी अपनी बेटी आयशा से बहुत मोहब्बत करता था। उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता। जो भी चीज वह मांगती, उसे फौरन खरीद कर दे देता। लेकिन जब भी कोई रिश्ता आता, वह उसे ठुकरा देता। आयशा भी अपने बाप की तरह घमंडी हो चुकी थी। वह अपनी नौकरानियों के साथ बैठकर रिश्तों का मजाक उड़ाती, लड़कों को बेइज्जत करती और कहती कि उसे इन जैसे मामूली लड़कों से शादी नहीं करनी। बाप को लगता था कि अभी यह छोटी है, बड़ी होगी तो खुद समझ जाएगी। मगर नौकरानियां जानती थीं कि अगर इस लड़की की जल्द शादी न कराई गई, तो मामला हाथ से निकल जाएगा। आखिरकार बाप ने एक बड़ा जलसा रखा। उसने दूर दूर से रईस और शरीफ घरानों के लड़कों को बुलाया, ताकि उनमें से कोई उसकी बेटी के लायक हो। मगर जब आयशा ने उन लड़कों को देखा, तो उसने सबकी तौहीन शुरू कर दी। पहला लड़का, जो थोड़ा मोटा था, उसे देखकर हंसने लगी। ये मोटा हाथी मेरे लिए आया है। इससे शादी करूं तो मेरे कमरे के दरवाजे भी छोटे पड़ जाएंगे। दूसरा लड़का, जो लंबा था, उसे देखकर कहने लगी, अरे यह कितना लंबा खंभा है। पड़ोसियों को तो पर्दे की दिक्कत हो जाएगी। तीसरा लड़का, जो थोड़ा छोटा था, उसे देखकर बोली, ये नन्हा चूहा मुझसे शादी करने आया है। इसे देखकर तो मुझे हंसी आ रही है। एक नवाब, जो बहुत गोरा था, उसकी तरफ इशारा करके बोली, ये तो सफेद चूहा लग रहा है। एक और अमीर आदमी, जिसकी रंगत हल्की पीली थी, उसे देखकर कहने लगी, यह तो मुर्गे का पंजा लग रहा है। जलसे में एक बार बादशाह अकबर खान भी मौजूद था। उसकी लंबी दाढ़ी थी। उसे देखकर आयशा ठहाके लगाकर हंसने लगी। देखो, यह बूढ़ा बादशाह आया है। इसकी दाढ़ी तो इतनी लंबी है कि शादी के बाद मैं इसे रोज कंघी करूं। लेकिन बादशाह अकबर खान ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप उठा और वहां से चला गया। डर डन आर्मड पिता का फैसला। आयशा के बाप ने जब यह सब देखा, तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने भरी महफिल में ऊंची आवाज में ऐलान किया, आज से यह लड़की मेरी बेटी नहीं है। ये बदतमीज और घमंडी बन चुकी है। अब जो इसे अपनाना चाहे ले जाए। मेरे घर में अब इसके लिए कोई जगह नहीं। आयशा यह सुनकर हक्का बक्का रह गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसका अपना बाप उसे घर से निकाल रहा है। मगर बाप का फैसला अटल था। उसने नौकरों से कहा, इस लड़की की आंखों पर पट्टी बांधकर इसे किसी अजनबी शहर में छोड़ आओ। आयशा की आंखों पर पट्टी बांध दी गई। उसे घोड़ा गाड़ी में बिठाया गया और कई घंटों के सफर के बाद एक अजनबी शहर में छोड़ दिया गया। जब काफी देर बाद आयशा ने अपनी आंखों से पट्टी हटाई, तो उसने अपने आप को एक अनजान जगह पर पाया। यह एक नया शहर था, जहां कोई उसे नहीं जानता था। वह अकेली थी, बेबस थी, और उसे नहीं पता था कि अब आगे क्या करना है। शाम होने को थी। अंधेरा धीरे धीरे छाने लगा था। वह डरी हुई थी, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह जाए तो कहां जाए। तभी उसकी नजर एक बूढ़े आदमी, करीम मियां मैस पर पड़ी। वह किसी दरवेश जैसा लग रहा था। करीम मियां ने आयशा को अकेला खड़ा देखकर उससे पूछा, बेटी, तुम यहां रात के वक्त अकेली क्या कर रही हो? तुम्हारा इस जगह पर यूं खड़ा रहना ठीक नहीं। हालात बहुत खराब हैं। आयशा कांपती आवाज में बोली, मैं मैं अपने घर से निकाल दी गई हूं। मुझे नहीं पता कि अब मैं कहां जाऊं। करीम मियां ने गहरी सांस ली, जैसे उसे पहले से सब कुछ पता हो। मगर उसने आयशा को शक न होने दिया। वह बोला, बेटी, रात होने को है। ये जगह तुम्हारे लिए महफूज नहीं। मेरे साथ मेरे घर चलो। मेरी एक बेटी है। वह तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी। आयशा पहले तो थोड़ी डरी, लेकिन जब उसने करीम मियां के लहजे में नरमी देखी, तो उसने सोचा, अगर इसके घर पर कोई लड़की है, तो शायद मैं वहां महफूज रहूंगी।
आयशा ने थोड़ी झिझक के बाद हामी भर दी और वह करीम मियाँ के साथ चल पड़ी। रास्ते में उन्होंने एक शिकारगाह पार की। आयशा ने उस विशाल शिकारगाह को देखकर पूछा, यह इतनी बड़ी शिकारगाह किसकी है? करीम मियाँ ने कहा, यह उसी बादशाह अकबर खान की है जिसका तुमने जलसे में मजाक उड़ाया था। आयशा सहम गई। उसने दिल ही दिल में अफसोस किया और खुद से कहा, या अल्लाह, मैंने कितना बड़ा गुनाह किया है। मगर उसे क्या पता था कि यह तो उसकी बदकिस्मती के सफर की महज शुरुआत थी। कुछ देर बाद वे एक शानदार और आलीशान शहर में दाखिल हुए। बड़े बड़े महल, ऊंची इमारतें और शानदार बाग बगीचे देखकर आयशा दंग रह गई। आयशा ने करीम मियाँ से पूछा, बाबा, यह शहर किसका है? करीम मियाँ ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटी, यह भी उसी बादशाह अकबर खान का शहर है। अगर तुम उससे शादी कर लेती तो आज यह सब तुम्हारा होता। आयशा को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसने पछतावे भरी आवाज में कहा, काश मैंने जलसे में उन रिश्तों को ठुकराया न होता। काश मैंने उस बादशाह से शादी कर ली होती। मैंने घमंड में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मगर अब पछतावे का कोई फायदा नहीं था। अगली वन, असली जाल में फंसना। चलते चलते आयशा थक चुकी थी। उसने करीम मियाँ से पूछा, बाबा, अभी और कितना दूर जाना है? करीम मियाँ ने अपने हाथ से इशारा किया, देखो, जो घर सामने दिखाई दे रहा है वही मेरा घर है। आयशा ने उस घर को गौर से देखा। घर बड़ा नहीं था मगर काफी लंबा चौड़ा था। घर की दीवारें पुरानी और कुछ टूटी हुई लग रही थीं। यह एक आम गरीबों का घर जैसा दिख रहा था। घर में दाखिल होने पर आयशा अंदर का नजारा देखकर हैरान रह गई। घर अजीबोगरीब माहौल से भरा हुआ था। वहां बहुत सी औरतें और लड़कियां थीं। हर औरत और लड़की अजीब कपड़े पहने हुए थी, जैसे कि वे कोई खास काम करने वाली हों। करीम मियाँ ने कहा, बेटी, ये सब औरतें मेरी बेटियां हैं। आयशा के होश उड़ गए। 40 से 50 औरतें और लड़कियां इस घर में मौजूद थीं। सुबह होते ही आयशा ने देखा कि घर में अजीब हलचल मची हुई थी। कुछ औरतें इधर उधर भाग रही थीं, कुछ अपने कमरों में बंद थीं, कुछ अजनबी मर्द घर में आते जाते दिखाई दे रहे थे। करीम मियाँ ने ठंडी सांस लेते हुए जवाब दिया, बेटी, ये सब औरतें मेरी बेटियां हैं और ये भी उसी तरह यहाँ लाई गई थीं जैसे तुम आई हो। मैंने इन्हें पनाह दी, इन्हें खाना दिया और ये अब बस मेरा छोटा सा काम करती हैं, जो काम अब तुम्हें भी करना होगा। आयशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। शाम को दरवाजे पर दस्तक हुई। करीम मियाँ ने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला। हुजूर, आपका इंतजार था। आयशा ने जैसे ही देखा तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। ये वही बादशाह अकबर खान था। बादशाह अंदर आया। उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत झलक रही थी। उसने आयशा को घूरते हुए कहा, तुमने मुझे दरबार में शर्मिंदा किया था, आज मैं तुम्हें वहीं दर्द दूंगा। बादशाह ने बिना किसी रहम के अपना बदला लिया। पहले कुछ हफ्तों तक आयशा रोती रही, फिर कुछ महीनों तक चुप हो गई। धीरे धीरे उसे सब कुछ आदत बन गया। अब वह वही बन चुकी थी जिससे हमेशा नफरत करती थी। दूर दूर तक मशहूर हो गई। अब वह शहर की सबसे खूबसूरत औरत मानी जाती थी। लोग उसके पास जाने के लिए तरसते थे। लगनाना अंतिम सदमा। शहर में एक बूढ़ा आया। लोगों ने उसे बताया, यहाँ एक ऐसी औरत है जो इतनी हसीन और जवान है कि चांदी की बनी लगती है। वह बूढ़ा और कोई नहीं बल्कि आयशा का अपना बाप सुल्तान अब्दुल अजीज था। रात के अंधेरे में आयशा ने वही किया जो हर रात करती थी। आदमी ने वही किया जो वह हर बार करता था। काम पूरा होने के बाद आदमी ने सुकून भरी आवाज में कहा, मैंने आज तक कितनी ही औरतों के साथ वक्त बिताया है, लेकिन जो सुकून मुझे आज मिला वह पहले कभी नहीं मिला। आयशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह आवाज, यह अंदाज, यह लहजा, यह कोई अजनबी नहीं था। यह उसका अपना बाप था। सुबह होते ही आयशा ने वह कोठा छोड़ दिया। वह कहीं दूर निकल गई। कोई नहीं जानता कि वह कहाँ गई। कोई नहीं जानता कि उसने अपने साथ क्या किया। अनबरियाज़ुम, इस कहानी से सीख, जो बोओगे वही काटोगे। जिसने गुनाह किया उसे उसी गुनाह की सजा मिली। जिसने दूसरों की इज्जत तार तार की उसकी अपनी इज्जत मिट्टी में मिल गई। या अल्लाह, हमें इस अंधेरे से बचा, हमें गुनाहों से बचा और हमारी संतान को बुराई से बचने की तौफीक अता कर। यह कहानी सिर्फ एक दास्तान नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी सीख है।
ये हमें बताती है कि जो बोया जाता है वही काटा जाता है। अगर हम दूसरों पर जुल्म करेंगे तो वही जुल्म किसी न किसी रूप में हमारे सामने आएगा। अल्लाह ताला फरमाता है, और जो लोग तौबा करें, ईमान लाएं और नेक अमल करें, अल्लाह उनके गुनाहों को नेकी में बदल देगा। सूरह अल फुरकान 77। अगर हमने गुनाह किए हैं तो हमें अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह की रहमत हर चीज से बड़ी है।